वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हिंदी में। तो जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। आज से करीब 30,000 साल पहले का समय। एक इंसान किसी अंधेरी गुफाओं में बैठा है। हाँ, और उस वक्त कोई खास सुविधाएं तो थी नहीं। बिल्कुल, मतलब उसके पास कोई स्पष्ट भाषा नहीं है, कागज या कलम का तो नामो निशानी नहीं है, लेकिन वो अपने हाथ में पकड़ी एक जानवर की हड्डी पर पत्थर से कुछ खुरच कर कुछ निशान बना रहा है। शायद वो अपना शिकार गिन रहा होगा या फिर अपने कबीले के लोगों को। हाँ वही, उस इंसान को शायद ये भान भी नहीं था, लेकिन हड्डी पर पड़ा वो एक मामूली सा खरोच ना मानव सभ्यता का पहला गणितीय कदम था। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का ये विस्तृत विश्लेषण गणित के इतिहास और उसकी प्रमुख शाखाओं पर केंद्रित है। और ये चर्चा ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इस चर्चा के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन सभ्यताओं के अभिलेखों और आधुनिक रिसर्च का जो संकलन हमने तैयार किया है, उसका उद्देश्य ये समझना है कि गणित केवल स्कूल की किताबों में छपे नीरस समीकरण नहीं है। सही कहा, वो उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये असल में इंसानी सोच, तर्क और इस पूरे ब्रह्मांड को डिकोड करने की एक निरंतर विकसित होती प्रणाली है। ये ना 30,000 साल पुरानी हड्डियों से शुरू होकर आधुनिक रॉकेट विज्ञान तक का एक अद्भुत सफर है। और इस सफर की सबसे खास बात यह है कि हम किसी भी युग या अवधारणा को बस यूं ही ऊपर से छू कर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल नहीं, हम गहराई में जाएंगे। हाँ, हम प्रत्येक युग और गणित की शाखा का स्रोत के अनुसार पंक्ति दर पंक्ति तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। हम ये समझेंगे कि गणित कैसे काम करता है और क्यों इसने हमारी दुनिया को इस तरह से आकार दिया। क्योंकि हर नई खोज ना पिछली खोज से जुड़ी होती है। बिल्कुल, हर नई गणितीय खोज कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि उसने हमेशा ठीक पिछली खोज की नींव पर अपना आकार लिया। तो शुरुआत उसी गुफा से करते हैं जिसके बारे में आप बता रही थी। हाँ, तो इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि शुरुआत 30,000 वर्ष पहले हुई थी। लोगों ने गिनती के लिए हड्डियों, पत्थरों और अपनी उंगलियों का उपयोग करके टैली मार्क्स यानी निशान बनाना शुरू किया। देखिए, ये इंसान की सबसे बुनियादी आवश्यकता थी चीजों को गिनना। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, वो ये है कि ये इंसान द्वारा अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर बढ़ाया गया पहला कदम था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब वो चीजों को प्रतीकों के रूप में देखने लगे थे। बिल्कुल, एक जानवर ये नहीं गिनता कि उसके पास शिकार किए गए कितने जानवर हैं। हाँ। लेकिन इंसान ने ये शुरू किया, और फिर जब सभ्यताएं बसने लगीं, जैसे लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिस्र की सभ्यता, तो गणित ने एक नया और व्यापक रूप ले लिया। हाँ, मैंने पढ़ा है कि मिस्र में गणित का उपयोग कर प्रणाली बनाने और पिरामिडों के निर्माण के लिए होने लगा था। सही कहा, भूमि मापन के लिए भी उन्होंने दशमलव प्रणाली का एक प्रारंभिक रूप विकसित किया, और यहीं से ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का जन्म हुआ। एक सेकंड, ज्योमेट्री का जन्म मिस्र में ही क्यों हुआ? मतलब इसका कोई विशेष कारण रहा होगा ना? भूगोल और आवश्यकता ने इसे आकार दिया। देखिए, मिस्र में हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी, जो किसानों के खेतों की सीमाओं को पूरी तरह मिटा देती थी। अच्छा, तो बाढ़ के बाद जमीन को फिर से नापना पड़ता होगा। बिल्कुल, कर वसूलने के लिए उन्हें जमीन को फिर से नापने की तकनीक चाहिए थी। जियो का मतलब है पृथ्वी और मेट्री का मतलब है मापना। इसी आवश्यकता ने ज्यामिति को जन्म दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक है। और दूसरी तरफ उनके जो विशाल पिरामिड थे, उन्हें बनाने के लिए सटीक कोणों और मापन की भी तो जरूरत थी। ये सच में अद्भुत है। और इसी दौरान लगभग 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया यानी बेबीलोन के लोग ने एक अलग ही दिशा में जा रहे थे। हाँ, उनका सिस्टम बिल्कुल अलग था। उन्होंने 60 आधारित संख्या प्रणाली का उपयोग किया, जिसे सेक्सेडेसिमल सिस्टम कहते हैं। यहाँ ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज इस आधुनिक युग में हमारे घड़ियों में जो 60 सेकंड और 60 मिनट की अवधारणा है ना, वो सीधे तौर पर 4000 साल पुराने बेबीलोनियन लोगों के दिमाग की उपज है। और उन्होंने 60 को ही क्यों चुना, ये समझना और भी महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, 10 या 100 क्यों नहीं? क्योंकि बेबीलोन के लोगों को खगोल विज्ञान और समय की सटीक गणना करने की आवश्यकता थी। 60 एक ऐसी जादुई संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 और 30 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। ओह, मतलब इसे बहुत आसानी से अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल,
किसी भी अन्य छोटी संख्या को इतने सारे हिस्सों में आसानी से नहीं बांटा जा सकता। इसलिए समय और कोणों को मापने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रणाली थी। आवश्यकता कैसे आविष्कार को जन्म देती है, ये उसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। जमीन नापना, समय देखना या कर वसूलना, ये सब तो व्यावहारिक गणित था। हाँ, रोजमर्रा की जरूरत है। लेकिन फिर ना कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लगभग 600 ईसा पूर्व में जब यूनानियों ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने गणित की पूरी दिशा ही बदल दी। यूनानियों का योगदान तो बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। हाँ, उन्होंने इसे केवल एक व्यावहारिक उपकरण नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक तार्किक और प्रमाण आधारित विज्ञान में बदल दिया, मतलब लॉजिकल एंड प्रूफ बेस्ड साइंस। देखिए, ये गणित के इतिहास का ना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। यूनानियों ने सिखाया कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि वो काम कर रही है, बल्कि उसे सिद्ध करो। बिल्कुल, उसे तार्किक रूप से सिद्ध करो। उन्होंने प्रमाण यानी प्रूफ की अवधारणा दी। पाइथागोरस को ही देख लीजिए, उनका पाइथागोरस प्रमेय आज भी समकोण त्रिभुजों के लिए नींव है। हाँ, स्कूल में सबने पढ़ा है वो। फिर आते हैं यूक्लिड, जिन्हें ज्योमेट्री का पिता कहा जाता है। उनकी लिखी गई पुस्तक एलिमेंट्स इतनी प्रभावशाली थी कि वो अगले 2000 सालों तक गणित की मुख्य पाठ्य पुस्तक बनी रही। 2000 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और आर्किमिडीज ने क्षेत्रफल और आयतन को मापने के जटिल सिद्धांत दिए। यूनानी गणितज्ञों का मानना था कि ब्रह्मांड ने एक गणितीय क्रम में बंधा है जिसे तर्क से समझा जा सकता है। ये तो हुई तर्क की बात, लेकिन अगर यूनान ने गणित को तर्क दिया तो भारत ने गणित को उसकी आत्मा दी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय गणित का योगदान सचमुच युगांतरकारी है। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत ने शून्य की खोज की और दशमलव प्रणाली को पूर्णता दी। आर्यभट्ट का नाम तो सबसे ऊपर आता है इसमें। बिल्कुल, आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में क्रांति लाई और पाई का बेहद सटीक मान बताया। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य के उपयोग के नियम बनाए और ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्याओं के नियम दिए। ये बहुत ही गहरी बात है। मैं यहाँ एक बात पर जोर देना चाहूंगी। जब प्राचीन काल में लोग केवल भौतिक वस्तुओं को गिनते थे, जैसे 5 सेब या 10 बकरियां, तो किसी ऐसी चीज की गणना करना जो मौजूद ही नहीं है, यानी शून्य, या जो शून्य से भी कम है, यानी नेगेटिव, ये मानव सोच की कितनी बड़ी छलांग रही होगी। ये छलांग इतनी बड़ी थी कि पश्चिमी दुनिया को इसे पूरी तरह से अपनाने में सदियां लग गईं। सच में? उन्हें इतना समय क्यों लगा? क्योंकि यूनानी लोग शून्य की अवधारणा से घबराते थे। उनके लिए कुछ नहीं या शून्य का मतलब ब्रह्मांड का खालीपन था, जो उनके दर्शन के ही खिलाफ था। ओहो, तो वो एक दार्शनिक अड़चन थी। हाँ, लेकिन भारत ने शून्य को न केवल एक दार्शनिक विचार के रूप में अपनाया, बल्कि इसे एक संख्या और एक प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया। शून्य के बिना 10, 100 या 1000 लिखना संभव ही नहीं था। मतलब भारत ने शून्य देकर गणित को असीम बना दिया। बिल्कुल। इसके अलावा भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञों ने बीजगणित और कैलकुलस की प्रारंभिक अवधारणाओं के बीज बो दिए थे। इसके बिना तो आधुनिक विज्ञान का अस्तित्व ही संभव नहीं था। और यही असीम ज्ञान ना फिर दुनिया भर में फैलने लगा। 8वीं से 14वीं सदी के मध्यकाल के दौरान इस्लामी विद्वानों ने इस ज्ञान को संरक्षित किया और इसका काफी विस्तार भी किया। अल-ख्वारिज़मी का काम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, अल-ख्वारिज़मी जैसे महान गणितज्ञ ने भारतीय अंक प्रणाली और यूनानी ज्यामिति को मिलाया। उन्होंने बीजगणित यानी अलजेब्रा की नींव रखी। और एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं? हाँ, बताइए। आज सोशल मीडिया और कंप्यूटर के संदर्भ में जिस एल्गोरिदम शब्द का उपयोग हम रोज करते हैं ना, वो असल में अल-ख्वारिज़मी के ही नाम का लैटिन रूप है। अरे वाह! अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो ये साफ दिखता है कि ज्ञान कैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा करता है। बिल्कुल, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती गई। अल-ख्वारिज़मी और अन्य इस्लामी विद्वानों के अनुवादों के माध्यम से ही भारत और यूनान का ये परिष्कृत गणित यूरोप के पुनर्जागरण काल यानी रिनेसांस तक पहुंचा। और पुनर्जागरण काल ने तो जैसे आधुनिक विज्ञान का दरवाजा ही खोल दिया। 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिट्ज ने समानांतर रूप से कलन यानी कैलकुलस का विकास किया। हाँ, वो गणित के इतिहास की सबसे बड़ी और विवादित दौड़ों में से एक थी। और ये दौड़ वहीं खत्म नहीं हुई। 19वीं और 20वीं सदी के समकालीन गणित ने इसे और भी आगे बढ़ाया। कार्ल फ्रेडरिक गाउस, जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने संख्या सिद्धांत में अभूतपूर्व काम किया।
और उसी दौर में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। आधुनिक दुनिया को डेटा के आधार पर समझने के लिए ये बहुत जरूरी था। और फिर इसी नींव पर तो हमारा आज का कंप्यूटर गणित खड़ा हुआ है। तो ये तो हुआ इतिहास। हाँ, एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर। इस पूरी यात्रा में विभिन्न सभ्यताओं ने अपनी जरूरत के हिसाब से जो गणितीय उपकरण बनाए, हाँ। वही उपकरण आज गणित की अलग-अलग शाखाओं के रूप में हमारे सामने हैं। चलिए अब ना इन उपकरणों को यानी गणित की 5 प्रमुख शाखाओं को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है अंकगणित यानी अरिथमेटिक, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, अंकगणित सबसे पुरानी और बुनियादी शाखा है। इसमें संख्याओं और उनके बीच होने वाली मूलभूत क्रियाओं जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग का अध्ययन होता है। इसके अलावा भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और लाभ हानि भी इसी का हिस्सा है। मतलब कोई भी व्यापार, लेन देन या घर का बजट बनाने का काम पूरी तरह से अंक गणित पर ही निर्भर है। बिल्कुल। दूसरी शाखा है बीजगणित यानी अलजेब्रा। इसमें ना संख्याओं की जगह प्रतीकों जैसे x, y या z का उपयोग किया जाता है। चर और अचर से मिलकर समीकरण बनते हैं। जैसे 2x + 5 = 15 में x का मान खोजना। सही कहा। यानी x और y को क्यों ले आए, तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर मैं इसे एक एनोलॉजी से समझूं, तो क्या बीजगणित असल में एक जासूस की तरह काम करता है, जहां x एक अज्ञात अपराधी है और बाकी की संख्याएं जैसे 2 और 5 क्राइम सीन पर मिले सुराग हैं? बहुत बढ़िया। हम सुराखों को जोड़कर उस अज्ञात x का पर्दाफाश करते हैं। ये बिल्कुल सटीक और शानदार उदाहरण है। देखिए, बीजगणित सचमुच अज्ञात को खोजने की एक भाषा है। जब कोई समस्या बहुत जटिल होती है और हमें अंतिम उत्तर पता नहीं होता, तो वो x एक खाली डिब्बे की तरह काम करता है। तो हम उस डिब्बे को समीकरण में रख देते हैं। हाँ, हम उस खाली डिब्बे को समीकरण में रखकर पूरी समस्या का ढांचा तैयार कर लेते हैं और फिर सुरागों को सुलझाते हुए उस डिब्बे के अंदर छिपी संख्या तक पहुंचते हैं। ये तो वाकई किसी जासूसी कहानी जैसा है। बिल्कुल। ये प्रतीकों का अध्ययन है जो आज इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक की रीढ़ है। बेहतरीन। तीसरी शाखा है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ये आकृतियों के आकार, विस्तार और गुणों का अध्ययन है। इसमें बिंदु, रेखाएं और कोण शामिल होते हैं। हाँ, 2D आकृतियां जैसे त्रिभुज और वृत्त और 3D आकृतियां जैसे घन और गोला। मिस्र के पिरामिडों से शुरू हुआ ये सफर आज की गगनचुंबी इमारतों और उपग्रहों के मानचित्र निर्माण तक पहुंच चुका है। सही कहा। और इसी ज्योमेट्री से स्वाभाविक रूप से चौथी शाखा निकलती है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ओह, जिसे लेकर स्कूल में बहुत डर लगता था। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा जटिल हो सकता है। ये विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के कोणों और उनकी भुजाओं के बीच के संबंधों पर केंद्रित है। इसमें साइन, कोसाइन और टेंजेंट जैसे फलनों का उपयोग होता है। इसका उपयोग नेविगेशन और समुद्र की लहरों के अध्ययन में होता है ना? बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अक्सर कहा जाता है कि त्रिकोणमिति का उपयोग खगोल विज्ञान में तारों की दूरी मापने के लिए भी होता है। पर यह कैसे मुमकिन है? मतलब अगर पृथ्वी से किसी तारे की दूरी नापनी है, तो वहां कोई फीता लेकर तो जा नहीं सकता। यही तो बात है। यहीं त्रिकोणमिति का जादू काम आता है। खगोल विज्ञानी ना पैरालैक्स नाम की एक विधि का उपयोग करते हैं। पैरालैक्स? ये कैसे काम करता है? देखिए, वो पृथ्वी की कक्षा के एक बिंदु से तारे को देखते हैं और फिर 6 महीने बाद जब पृथ्वी सूर्य के दूसरी ओर होती है, तब उसी तारे को फिर से देखते हैं। अच्छा, तो पृथ्वी की जगह बदल गई। हाँ, इससे पृथ्वी, सूर्य और उस तारे के बीच ना एक विशाल काल्पनिक त्रिभुज बन जाता है। अब चूंकि हमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी पहले से पता है, तो त्रिकोणमिति के कोणों का उपयोग करके हम उस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी तारे की सटीक दूरी की गणना कर लेते हैं। वो भी बिना धरती छोड़े? बिल्कुल, बिना धरती छोड़े। बिना धरती छोड़े ब्रह्मांड नाप लेना, मतलब सचमुच ये गणित की ताकत है। और अब आते हैं पांचवी और शायद सबसे जटिल मानी जाने वाली शाखा पर, कलन यानी कैलकुलस। कैलकुलस तो आधुनिक विज्ञान की जान है। ये परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज का अध्ययन है। स्रोत के अनुसार इसके 2 मुख्य भाग हैं। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, जिसका मतलब है किसी चीज के छोटे छोटे हिस्सों में टूटने या परिवर्तन की दर को मापना। और दूसरा है समाकलन। हाँ, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, जिसका अर्थ है उन छोटे हिस्सों को जोड़कर एक पूर्ण मात्रा ज्ञात करना।
लेकिन एक मिनट, ये परिवर्तन की दर सुनने में बहुत ही तकनीकी लगता है। इसे आसानी से समझा जा सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेज पर रखी मेरी गर्म चाय ठंडी हो रही है तो उसके ठंडे होने की स्पीड को नापना ही कैलकुलस है? बिल्कुल, 100% यही कैलकुलस का मूल है। दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपकी चाय किस दर से ठंडी हो रही है, या कोई बीमारी कैसे फैल रही है, कोई बीमारी किसी आबादी में किस तेजी से फैल रही है, या शेयर बाजार कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, जहां भी निरंतर बदलाव हो रहा है ना, वहां कैलकुलस उस बदलाव को गणितीय रूप में मापने का काम करता है। ओह, अब समझ आया। इसीलिए रॉकेट विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र तक कैलकुलस का उपयोग अपरिहार्य है। तो अगर कैलकुलस निरंतर हो रहे बदलावों को मापता है तो हमारा ये भौतिक ब्रह्मांड भी तो लगातार बदल रहा है ना, गति कर रहा है। बिल्कुल, गति तो हर जगह है। और यहीं से गणित सीधे तौर पर भौतिकी यानी फिजिक्स में प्रवेश करता है, विशेष रूप से गति और गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान में। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, वो बल जो पूरे ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करता है। सही कहा। गुरुत्वीय त्वरण या जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु आसमान से मुक्त रूप से गिरती है तो हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी गिरने की गति 9.8 मीटर प्रति सेकंड और तेज हो जाती है। और गुरुत्वाकर्षण केवल चीजों को नीचे ही नहीं गिराता, बल्कि ये कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन को भी जन्म देता है। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। बिल्कुल। चंद्रमा असल में लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की गति इतनी तेज है कि वो पृथ्वी की सतह से टकराने के बजाय उसके चारों ओर एक कक्षा में स्थापित हो जाता है। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव और वस्तु की अपनी गति के बीच का एक बेहद सटीक गणितीय संतुलन है। हाँ, और गति को समझने के लिए ना 3 प्रमुख चीजें हैं। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, जो किसी वस्तु के शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी है। फिर है वेग यानी वेलोसिटी, एक निश्चित दिशा में गति। और सबसे महत्वपूर्ण है त्वरण यानी एक्सेलरेशन, जिसका अर्थ है वेग में परिवर्तन की दर। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति कार चला रहा होता है और वो रेस पेडल दबाता है, जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं, तो कार की गति अचानक से तेज होने लगती है। बिल्कुल सही। और गति का जो ये बढ़ना है, वेग में जो ये परिवर्तन आ रहा है, तकनीकी भाषा में वही त्वरण है ना? ये एकदम सटीक एनालॉजी है। और ब्रह्मांड में गति और त्वरण कैसे काम करते हैं, इसे हमेशा के लिए सुलझाया आइजैक न्यूटन ने अपने गति के 3 नियमों के माध्यम से। हाँ, न्यूटन के नियम तो भौतिकी का आधार है। पहला नियम है जड़त्व यानी इनर्शिया। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर बाहरी बल न लगे। दूसरा है संवेग का नियम, जिसे हम मशहूर समीकरण F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण से जानते हैं। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के ये नियम भौतिकी के लगते हैं, लेकिन असल में ये गणित और भौतिकी का एक ऐसा संगम है जहां दोनों को अलग करना मुश्किल है। सही कहा, गणित और भौतिकी अलग नहीं है। देखिए, अगर भौतिकी उस ब्रह्मांड का शरीर है जिसमें हम रहते हैं, तो गणित उस ब्रह्मांड की भाषा है। क्या बात है। जब न्यूटन ने F बराबर ma लिखा, तो वो ब्रह्मांड के एक गहरे सच को व्यक्त करने के लिए विशुद्ध रूप से बीजगणित का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को डिकोड करने के लिए ही कैलकुलस का आविष्कार किया था। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटना चाहें तो हमने क्या देखा? 30,000 साल पहले गुफा में रहने वाले इंसान ने हड्डियों पर निशान बनाकर शुरुआत की। फिर मिस्र ने बाढ़ के बाद जमीन नापने के लिए ज्यामिति बनाई। और बेबीलोन ने तारों को देखने के लिए 60 आधारित प्रणाली खोजी। यूनान ने गणित को सिद्ध करना सिखाया और भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली देकर इस ज्ञान की सीमाएं ही तोड़ दी। फिर अल ख्वारिज़मी जैसे विद्वानों ने इसे संरक्षित किया और आगे बढ़ाया, जिससे न्यूटन और लाइबनिट्ज को कैलकुलस खोजने का आधार मिला। और अंततः यही कैलकुलस भौतिकी के F बराबर ma जैसे नियमों और आज के रॉकेट साइंस की नींव बना। ये पूरी यात्रा दर्शाती है कि इंसान की तर्क करने की क्षमता कैसे धीरे धीरे विकसित हुई, और इस ऐतिहासिक विकास क्रम में भारत द्वारा शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार वो सबसे बड़ा मोड़ था जिसने मानव जाति को अनंत की गणना करने की शक्ति दी। और ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है। दैनिक जीवन में चाहे बैंक खाते का हिसाब करना हो, घड़ी पर समय देखना हो, या फिर इस चर्चा को सुनने के लिए मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग करना हो,
ये सब उसी प्राचीन ज्ञान का आधुनिक रूप है। बिल्कुल। कंप्यूटर का हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक ऐप उसी 0 और 1 की भाषा पर काम कर रहा है, जिसे सदियों पहले खोजा गया था। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, अतीत में जब शून्य जैसी एक अदृश्य अवधारणा का आविष्कार हुआ था, तो उसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। हाँ, एक ऐसा विचार जो पहले मौजूद ही नहीं था, उसने विज्ञान को असीम बना दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज समकालीन गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के इस युग में वो कौन सी नई अदृश्य अवधारणा हो सकती है जिसकी खोज होना भी बाकी है? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। वो कौन सा नया शून्य है जो अभी भी गणित की परतों में कहीं छिपा बैठा है और जिसके मिलते ही आने वाले 1000 वर्षों का विज्ञान हमेशा के लिए बदल जाएगा? वाकई ये सोचने वाली बात है कि गणित के इतिहास का अगला पन्ना क्या होगा और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और ब्रह्मांड की इस गणितीय भाषा को समझते रहिए।